चलिए, तो हमने बेसिक देखा था कंपनी लॉ का कि कंपनी किस तरह से वर्क करती है और बेसिक चीजें बेटा अपन ने डिस्कस की थी, है ना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, जनरल मीटिंग। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मान के चलो कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बट कम से कम 10 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आता है चैप्टर। एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें ही जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग सब हमें ही कंडक्ट करवानी होती है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आता है ये, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर है, नोट्स का या मॉड्यूल का नहीं है ना। एक्चुअली कंपनीज एक्ट का ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 7, जिसका नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, ये लाइट्स ऑफ कर देंगे। नीचे वाला बटन ऑन मत, उसको बुला लो आपको, क्या नाम है, अभिनव को, वो कर देगा। और आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो भी ठीक रहेगा। लाइट्स ऑफ करो सारी, इधर भी चालू रहने दो, इधर भी बंद कर दो, ये किसने बंद कर दिया? हाँ, ये भी बंद कर दे। अब ठीक है, तो चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 7। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं। उसका चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7। हमने देखा था 29 चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं। कितने शेड्यूल हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। तो उसमें ये चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 7। ठीक है, इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर का मतलब यही होता है कि उसमें ग्रुप ऑफ सेक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ टॉपिक का नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सेक्शन 88 से लेकर 122 तक के जो सेक्शंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उन सारी चीजों से रिलेटेड ये है। ये समझ में आया अपने को, है ना। अब ये समझ के चले अपन कि कंपनी कितने तरह की होगी? 2 तरह की, है ना। एक तो कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी हो गई। एक कौन सी हो गई? प्राइवेट कंपनी हो गई। पब्लिक कंपनी को कंट्रोल करता है एक तो कौन? कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं वो। एंड पब्लिक कंपनी भी 2 तरह की होती है, लिस्टेड होती है और अनलिस्टेड होती है। तो अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो एडिशनली आपको कंप्लाई करना है सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, वापस से लेते हैं, ये एंड तक अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि कंपनी कितने तरह की हो गई हमारी? 2 तरह की हो गई। कौन कौन सी हो गई? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी फर्दर कितने तरह की हो गई? 2 तरह की हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब अगर प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज हैं, है ना, तो उन्हें कौन कौन कंट्रोल करता है? एक है आपका कंपनीज एक्ट 2013,
दूसरा है रूल्स जो किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तीसरा है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। ये तीन चीजें ही एप्लीकेबल होती है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर भी ये तीनों एप्लीकेबल होंगे। एडिशनली लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, सेबी गाइडलाइंस। एडिशनली लिस्टेड कंपनी को क्या कंप्लाई करना पड़ेगी, सेबी गाइडलाइंस कंप्लाई करना पड़ेगी। ये क्लियर हुआ अपने को, है? तो अब जो भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले किसके प्रोविजन पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट के, फिर उसमें क्या बनाए हैं जो रूल्स वो पढ़ेंगे, फिर उसके साथ क्या पढ़ेंगे, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। ये तीनों चीजों तो एक साथ में आएगी ही, ये तीनों चीजों तो पढ़ते ही रहेंगे अपन। एंड जहां जहां सेबी ने इन मैटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रखे हैं तो वो प्रोविजन भी फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा, वो प्रोविजन भी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर ये जो दिया है, क्या नाम दिया है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2000 हो गए। ये बेसिकली क्या है, रूल्स हैं जो किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कौन से मैटर के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, 7। ये आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 7 का नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहां से कहां तक सेक्शन है उसमें, 88 से लेकर 122। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं जो रूल्स, वो रूल्स इसके साथ दिए हुए हैं। ठीक है, एंड सेबी गाइडलाइंस जहां जहां एप्लीकेबल होगी वहां वहां अपन उसे देखते जाएंगे। क्लियर हुआ है? चलो, तो हमने देखा था कि कंपनी कैसी पर्सन थी, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी के पास क्या नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना। कंपनी की हमारी तरह बॉडी है क्या, नहीं। हाथ पांव नाक कान गला मुंह है क्या, नहीं। तो कंपनी किस किस के थ्रू काम करती है, और शेयर होल्डर के थ्रू, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कहां पर, शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं कहां पर। तो कंपनी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में और शेयर होल्डर के हाथ में। वो डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहां लेते हैं, बोर्ड मीटिंग में। शेयर होल्डर डिसीजन कहां लेते हैं, जनरल मीटिंग। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, जनरल मीटिंग के बारे में। जनरल मीटिंग मतलब किसकी मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर्स की। ठीक है, एंड जनरल मीटिंग जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं दो तरह की होती है, या तीन कह लो। एक होती है एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होती है कौन सी, क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में अगर हम देखें तो वो ईजीएम ही है और कुछ नहीं है। क्लास मीटिंग भी जो है वो ईजीएम ही होती है और कुछ नहीं, बट ठीक है उसकी सेपरेट कैटेगरी दे दी। जैसे हम बोल देते हैं कि कंपनीज के अंदर एक कैटेगरी होती है ओपीसी, बट ओपीसी और कुछ भी नहीं है। कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी ही होती है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं मीटिंग्स दो तरह की हो गई। एक होती है किसकी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। एक किसकी मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की। क्योंकि कंपनी को तो यार ये दोनों ही जने चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर मिलकर ही कंपनी को चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहां लेते हैं, तो अब हम बोर्ड मीटिंग के सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, क्या क्या काम वहां होता है ना। फिर क्या शेयर होल्डर डिसीजन कहां लेते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है, कब होती है, कहां होती है, क्यों होती है, करना जरूरी है, क्या डिसीजन उसके अंदर लिया जाएगा, वो सारी चीजें। ये समझ में आया। एंड जनरल मीटिंग हमारी मेनली दो कैटेगरी की रहेगी, एक रहेगी एजीएम और एक रहेगी ईजीएम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एजीएम से, जिसका सेक्शन कौन सा है, 96। ईजीएम जिसका सेक्शन कौन सा है, 100। ठीक है, अब जितनी भी मीटिंग हम पढ़ेंगे उनके प्रोविजन बेसिकली 5 पार्ट के अंदर रहेंगे। जितने भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे वो 5 हेडिंग के अंदर रहेंगे। पहला मीटिंग का डेट, मीटिंग का डेट, मीटिंग का टाइम, मीटिंग का प्लेस एंड क्या, एजेंडा। ये 5 हेडिंग रहेगी हमारे पास, है ना। डे ऑफ मीटिंग मतलब किस दिन मीटिंग होगी, 7 डेज होते हैं हमारे पास, तो किस दिन कर सकते हैं, है ना। दूसरा डेट ऑफ मीटिंग मतलब वो लास्ट डेट, जिस डेट तक क्या हो जानी चाहिए मीटिंग, है ना। डेट ऑफ मीटिंग मतलब क्या होगा बेटा, वो लास्ट डेट, जिस डेट तक क्या हो जानी चाहिए, मीटिंग हो जाना चाहिए, है ना।
तीसरा तीसरा क्या, किस टाइम पर मीटिंग होगी, है ना। फोर्थ फोर्थ क्या, प्लेस, जिससे हम क्या बोलते हैं वेन्यू, कहां मीटिंग करोगे, इंडिया में करनी है, इंडिया के बाहर करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर करनी है, कहीं भी कर सकते हैं क्या। एंड होता है एक क्या, एजेंडा। एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। एजेंडा मतलब क्या हुआ बेटा, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड, कि कौन कौन से बिजनेस हमें कहां करने हैं, मीटिंग के अंदर करने हैं, उनकी क्या होती है, जो लिस्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। ये समझ में आया। तो हम जनरल मीटिंग किसकी होती है, कितने तरह की होती है, कौन कौन सी, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग, है ना। तो जितनी भी मीटिंग हम पढ़ेंगे उनके प्रोविजन बेसिकली कितने पार्ट में रहेंगे, 5। कौन कौन सा मीटिंग का, डेट, टाइम, वेन्यू एंड एजेंडा। एक एक करके अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चल देखिए, सबसे पहले अपन ले रहे हैं एजीएम के बारे में, है ना। एजीएम का सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेट। एजीएम की क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, सबसे पहले डेट। डेट मतलब लास्ट डेट, जिस डेट तक क्या हो जानी चाहिए, एजीएम। बोलो फटाफट से, हाँ ये समझ में आया। हम प्रोविजन में हमेशा क्या निकालते हैं बेटा, लास्ट डेट। उस डेट या उसके पहले हमें क्या कंडक्ट कर लेनी है, एजीएम कंडक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब एजीएम की डेट के प्रोविजन जो दिए हुए हैं वो 2 पार्ट में दिए हुए हैं। एक होती है फर्स्ट एजीएम, एक होती है सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जब पहली बार कंपनी अपनी क्या करती है, एजीएम करती है, तो जो सबसे पहली एजीएम है वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट एजीएम। अच्छा, एजीएम मतलब क्या, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब क्या होता है, साल में एक बार, बट हर साल होती है। तो एजीएम एक ऐसी मीटिंग होती है जो हर साल की जाती है। हर कंपनी को क्या करना जरूरी होता है, एजीएम, ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी मतलब फुल फॉर्म नहीं बताना, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, ऐसे बोलना है ना। ओपीसी का फुल फॉर्म नहीं बताना, छोटे बच्चों नहीं जो फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, है ना। तो ओपीसी मतलब क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपीसी, ठीक है। अब जनरल मीटिंग होती किसकी है, शेयर होल्डर की। उसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं और मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन। डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाता है, मेजोरिटी से। ये चीज आई समझ में अपने को। अब क्या हुआ, ओपीसी में तो होता ही एक ही मेंबर है, तो वो आकर किससे मीटिंग करेगा, अकेला मीटिंग कर पाएगा क्या। तो फिर ओपीसी पर मीटिंग्स वाले प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होते। लॉजिकल चले अपन, भाई मीटिंग हम किस लिए कर रहे हैं, कि भाई 2 या ज्यादा व्यक्ति हैं तो उन्हें मिलकर क्या लेना है, डिसीजन। लेकिन यहां तो मेंबर ही एक ही है, अकेले को ही क्या लेना है, डिसीजन। तो यार मीटिंग करने की क्या जरूरत है, वो अकेले ले लेगा ना डिसीजन। फिर बोले ठीक है, तो फिर ओपीसी में हम क्या नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं। ओपीसी में जनरल मीटिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, एजीएम का भी नहीं है और ईजीएम का भी। ये क्लियर हुआ। तो सारी कंपनी को क्या करनी पड़ती है बेटा, एजीएम। किसको छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर। जितनी भी कंपनी है सबको क्या करनी है, एजीएम। कंपनी के ऑनर कौन है, शेयर होल्डर। कंपनी के ऑनर कौन है, बिजनेस कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कल पढ़ा ना हमने बेटा, बोले जल्दी से, कंपनी के ऑनर कौन है, बिजनेस कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं बिजनेस। ऑनर भले शेयर होल्डर है, बिजनेस कौन चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी में पैसा किसने लगाया है, बट उस पैसे को यूज कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पर, पर्सनली यूज नहीं कर रहे हैं, किसके बिहाफ पर। क्या शेयर होल्डर डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, नहीं नहीं, वो नहीं करता है। डे टू डे बिजनेस अफेयर्स कौन देखता है, कल पढ़ा था ना अपन ने कि डे टू डे बिजनेस अफेयर्स किसके पास होता है, जबकि स्पेशल पावर किसके पास होते हैं, शेयर होल्डर के पास। तो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के राइट किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो कंपनी डेली बेसिस पर कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पैसा किसका है, शेयर होल्डर का, बट उसे यूज कौन कर रहा है। एंड डेली मैनेजमेंट के अंदर
डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के अंदर शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो काम किसका है? तो कंपनी के पावर इन दो अथॉरिटी में डिवाइडेड है, बोर्ड में और, तो जो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सीधी सीधी सी बात है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डेली रूटीन का काम जब बोर्ड कर रहे हैं, पैसा शेयर होल्डर का है, उसे मैनेज भी कौन कर रहे हैं? बोर्ड कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि साल भर में कम से कम एक बार सारे शेयर होल्डर को बुलाएं और बुलाकर उन्हें कंपनी की वर्किंग हैंडओवर करें, बताएं कि हमने साल भर के अंदर क्या किया है, कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या हमारी एसेट्स है, क्या हमारी लायबिलिटी है, किस तरह से हमने बिजनेस चलाया, किस तरह से हमारे पास चैलेंजेस आए, उनसे हमने फाइट किया। तो शेयर होल्डर को सारी चीजों का डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अब यार हम डेली बेसिस पे तो दे नहीं सकते कि आज हमने ये काम किया, कल हमने ये काम किया, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है? तो फिर यार कंपलसरी कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कि यार साल भर में एक बार तो मालिकों को बुलाओ यार, कि वो आएंगे और सारी चीजों को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो इसलिए हर कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, हर कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है कि हर साल कम से कम एक मीटिंग करना यार जरूरी है। एक मीटिंग तो आपको साल भर में करनी ही पड़ेगी, किसके? अपने शेयर होल्डर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्या ये लग रहा है कि एजीएम करना कंपलसरी है? हाँ। क्या सारी कंपनीज को कंपलसरी है? हाँ। किसको छोड़कर? ओबीसी को क्यों नहीं करना है? हाँ यार, किसके साथ मीटिंग करेगा, बस वो छोड़ दिया। बाकी हर कंपनी को क्या करना जरूरी है? एजीएम करना जरूरी। लॉजिक समझ में आया उसका? तो फिर हम साल भर में एक बार कम से कम क्या करते हैं बेटा? एजीएम करते हैं। किसकी? अपने शेयर होल्डर्स की। किसकी करते हैं बेटा? अपने। हाँ, तो उसमें कौन आते हैं? हमारे शेयर होल्डर। एंड ये बिजनेस होते हैं जो करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? एजीएम। हमने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा? एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या था? लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। एजेंडा मतलब क्या था बेटा? लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। तो एजेंडा वाले बिजनेस को करने के लिए हम मीटिंग करते हैं। उसमें यही रहता है, सबसे पहले हम शेयर होल्डर के सामने पूरे फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड पी&एल। हम शेयर होल्डर के सामने क्या रखते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड पी&एल, डायरेक्टर रिपोर्ट रखते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट रखते हैं। अब यार बैलेंस शीट एंड पी&एल के अंदर साल भर की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई पूरी। क्या इनकम थी, क्या एक्सपेंडिचर था, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये सारी चीजें मालूम पड़ गई यार। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई। फिर शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है कंपनी में, काहे के लिए? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने का पर्पस ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट अर्न करके अपनी अर्निंग मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। तो फिर एजीएम में हम उस फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं। एजीएम में हम उस फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं। फिर क्या हुआ? अब साल भर काम किसने किया कंपनी के बिहाफ पर? डायरेक्टर ने। तो डायरेक्टर ने ढंग से काम किया है या नहीं किया है, इसको भी तो अपने को रिव्यू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर जरूरत हो तो उन्हें क्या किया जाए? चेंज किया जाए। अगर जरूरत है तो उन्हें रिप्लेस किया जाए। सही काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू रहने दिया जाए, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो। तो फिर एजीएम के अंदर शेयर होल्डर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन लेते हैं कि यार इसे कंटिन्यू रखना है या हम दूसरा डायरेक्टर लेकर आए। इसी तरह से ऑडिटर होता है जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग करता है। वो ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने किस तरह से काम किया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो सही भी है या नहीं है, ये कौन बताता है? ऑडिटर। तो यार अगले साल के लिए इसी ऑडिटर को कंटिन्यू करना है या दूसरा ऑडिटर लेकर आए, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए हर साल क्या की जाती है? एजीएम की जाती है। तो एजीएम करने का पर्पस समझ में आया?
एजीएम करने का पर्पस होता है कि भाई जिस फाइनेंशियल ईयर की हम क्या कर रहे हैं एजीएम, उस फाइनेंशियल ईयर की पूरी रिपोर्टिंग किसको कर दें, शेयर होल्डर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें, उस साल का प्रॉफिट बताकर डिविडेंड डिक्लेयर करवा लें, डायरेक्टर ने जो वर्किंग की है उससे अप्रूव करवा लें, सेटिस्फाइड है शेयर होल्डर उनकी वर्किंग से तो उन्हें कंटिन्यू कर देंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है भगा देंगे आप। इसी तरह से ऑडिटर की वर्किंग से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं ये चेक करवा लें। तो ये सब काम करने के लिए हर साल हर कंपनी को क्या करना पड़ती है बेटा, एजीएम करना पड़ती है। पर्पस समझ में आया? कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि हम एजीएम कर क्यों रहे हैं, एजीएम करने का पर्पस क्या है। ठीक है, चलो अब हम प्रोविजंस पर आ जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, तो अब हमें यह समझ में आ गया कि एजीएम हमें कब करनी है बेटा, हर साल करनी है कि नहीं करनी है, हर साल करनी है एजीएम अपने, समझ में आ गया पर्पस, है ना। तो अब एजीएम, फर्स्ट एजीएम मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जब कंपनी पहली बार क्या करेगी बेटा, एजीएम, वो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट एजीएम। तो हम ये देखते हैं फर्स्ट एजीएम करने की डेट क्या है, फर्स्ट एजीएम करने की लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इस डेट या इसके पहले अपने को क्या करनी है एजीएम, इस डेट या इसके पहले अपने को क्या करनी है एजीएम। तो ये लास्ट डेट हो गई, सीधी सीधी सी बात। फिर सेकंड ईयर भी एजीएम करना है, वो हमारी सेकंड एजीएम हो जाएगी। थर्ड ईयर भी एजीएम करना है, वो हमारी थर्ड एजीएम हो जाएगी। क्या हर साल एजीएम करना है? हाँ, एंड हर साल की एजीएम की नंबरिंग भी की जाती है। हमें बताना पड़ता है कि इस साल हम 9th एजीएम कर रहे हैं, 15th एजीएम कर रहे हैं, कौन से नंबर की एजीएम है वो भी हमें बताना पड़ता है शेयर होल्डर। तो फर्स्ट एजीएम कर रहे हैं तो लिखेंगे कौन सी एजीएम है, फर्स्ट एजीएम। सेकंड एजीएम है तो सेकंड, 15 नंबर वाली है तो 15th एजीएम बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो हर साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एजीएम, ताकि उस फाइनेंशियल ईयर की सारी रिपोर्टिंग हम किसको कर सकें, शेयर होल्डर को कर सकें। क्लियर हुआ ये? डेट के प्रोविजन, फर्स्ट एजीएम के डेट के प्रोविजन अलग है एंड सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम की डेट के प्रोविजन अलग है। दोनों के प्रोविजन सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग प्रोविजन है। हाँ, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं इन सब के एक जैसे प्रोविजन है, बट फर्स्ट एजीएम के अलग प्रोविजन है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कौन सी एजीएम है? ये 9 मंथ्स में होती है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, इनकॉर्पोरेशन से नहीं, है ना। ध्यान देना है कितने मंथ्स में होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, क्लोज। जब वो क्या हो जाएगा क्लोज, वहां से कितने महीने में, 2 महीने में हमें क्या करनी है, फर्स्ट एजीएम करनी है। ये समझ में आया अपने को? वापस से सबसे पहले हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो वहां से कितने महीने में हमें क्या करनी है, अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद कौन सी एजीएम करेंगे, सेकंड के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, वेरी गुड, फिर थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। जब थर्ड फाइनेंशियल ईयर, वहां से कौन सी एजीएम होगी, थर्ड। तो ऐसे हर बार जब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है बेटा, क्लोज, तो उसके बाद हमें क्या करनी होती है, एजीएम। उस साल की हमें क्या करनी होती है, एजीएम। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया अपने को? तो फर्स्ट एजीएम कितने मंथ्स में होगी, कब से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, है ना। पहले एक बार अपन डेट के प्रोविजंस देख लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से क्या होगा। ठीक है, चलो अब कौन सी एजीएम है जो, उसकी हमें 3 डेट दी, सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम की हमें कितनी डेट्स दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 3 बार एजीएम करना है,
उन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले आती है तब तक हमें क्या करना है, एजीएम। उन तीनों डेट में से जो भी डेट क्या आती है बेटा, पहले आती है, तब तक हमें क्या करना है, एजीएम करना है। ये समझ में आया अपने को? चल, अब दिया है पहली डेट विद इन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ, फर्स्ट वाली कितने मंथ में की, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। फिर सेकंड वाली कब करेंगे, सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने। थर्ड वाली कब करोगे, थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने। फोर्थ वाली कब करोगे, बाद में 6 महीने में, विद इन, आफ्टर में, है ना। कौन सा वर्ड दिया बेटा, विद इन। बाद बोल रहे हो मतलब आपने क्या कर दिया, आफ्टर कर दिया, वो नहीं है। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल, कि जब भी आप फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, क्लोज, वहां से कितने महीने में हमें अपनी क्या करनी है, एजीएम। केवल पहली वाली कितने महीने में थी, बाकी वाली कितने महीने में है, 6। फिर बोला है दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। दो एजीएम के बीच में कितने मंथ से ज्यादा का गैप, 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट एजीएम जब करी थी उससे 15 मंथ में सेकंड वाली हो जाएगी नहीं, अगर 15 मंथ बाद करोगे तो फिर ज्यादा गैप हो जाएगा। सेकंड एजीएम करी उससे 15 मंथ में कौन सी हो जाएगी, थर्ड करी उससे कौन सी हो जाएगी, फोर्थ करी उससे कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ। ये हर साल होता रहेगा, ये समझ में आया। तो देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन द डेट ऑफ 2 एजीएम, कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव हो गया। अब अगर इसको अपन क्या कर लें, पॉजिटिव, तो 2 एजीएम के बीच में 15 महीने तक का गैप चल सकता है। मतलब आज अगर एजीएम हुई है 10 नंबर वाली, तो 11 नंबर वाली कब हो जाएगी, आज से 15 महीने में, बाद नहीं। सब में क्या लिखा बेटा, ये समझ में आया। तो 8th वाली एजीएम जब हुई थी उससे 15 मंथ्स में कौन सी हो जाएगी, 9th। फिर तीसरा बोला है हर कैलेंडर ईयर। तीसरा क्या बोला है बेटा, हर कैलेंडर ईयर में क्या होनी चाहिए, एजीएम, क्योंकि हमें हर साल करनी है। अरे जैसे हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन होते थे ना, वही अटेंड करने तो स्कूल जाते थे ना कि नहीं, उसी का इंतजार रहता था ना। हर साल होते थे, हर साल करना। एक ही बार होते थे कि 2-4 बार होते थे, बस एक ही बार करना, बट हर साल करना, सीधी सीधी सी बात। ये समझ में आया। अब सेकंड और सब्सिक्वेंट के लिए हमारे पास कितनी डेट्स हो गई बेटा, 3। फटाफट से बोलो, सेकंड और सब्सिक्वेंट के लिए हमारे पास कितनी डेट हो गई, 3 डेट हो गई। इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले आती है तब तक हमें क्या करनी है, एजीएम। क्लियर है। चलो अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से हम एक एक चीज को ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट एजीएम से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी, कब से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो आप बता रहे हो कि कितना होता है, कब चालू होता है और कब क्लोज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो ड्यूरेशन जिसके हम अपनी बैलेंस शीट एंड P&L बनाते हैं, उस ड्यूरेशन को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर। आपको समझ में आया। जो 1 अप्रैल से चालू होता है और कब खत्म होता है, 31 मार्च। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर मींस वो ड्यूरेशन जिसके कंपनी अपने क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एज एन इंडिविजुअल हमारे यहां हर दीपावली को बही खातों की पूजा होती है, अकाउंट्स की पूजा होती है, तो हम हिंदुओं का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो जाता है, दीपावली से। दीपावली चलता कि नहीं चलता, चलता।
तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये नहीं कि 1 अप्रैल से चालू 31 मार्च को खत्म, वो तो इनकम टैक्स के पर्पज से और कंपनीज एक्ट के पर्पज से 1 अप्रैल से चालू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है 31 मार्च। बट अगर एक्चुअली बोला जाए तो फाइनेंशियल ईयर मतलब वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड P&L बनाया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनेंशियल। जो स्टार्ट कब होगा तो नॉर्मली 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है 31 मार्च। बट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही 15 मई को हुआ है तो वह 1 अप्रैल से अपने अकाउंट्स कैसे रख लेंगे? 1 अप्रैल को कंपनी पैदा हो गई थी क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट ही कब हुई है 15 मई को, तो वो अपने अकाउंट्स कब से रखना चालू करेगी? उसके पहले का अकाउंट्स रख सकती है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को ही हो ताकि हम फाइनेंशियल ईयर उस हिसाब से बना ले। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है कब से बेटा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को क्या हो जाता है? क्लोज। कि समझ में आया अपने को? तो सबसे पहले आपने बोला कि फाइनेंशियल ईयर वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस, डायरेक्टर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, P&L, ये सब आता है उसमें। ठीक है, अब बोले स्टार्ट कब होता है? तो बोले फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कौन सी डेट पर? इनकॉर्पोरेशन की डेट पर, और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। ये समझ में आया? जैसे एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 25 मई 2025 को। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है बेटा? 25 मई 2025 को। तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? 25 मई 2025 कौन सी डेट हुई? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोलते आना चाहिए, हर चीज को डिफाइन करते आना चाहिए और चुप नहीं बैठना है। जितना ज्यादा बोलोगे तुम्हारा भला होगा, है ना? तो हमने क्या बोला है कि 25 मई 2025 को क्या स्टार्ट हो गया, और इसी डेट से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फाइनेंशियल। एंड कंप्लीट या खत्म कब होगा? तो 25 के बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर आया बेटा? 26। तो हमने बोला अगले साल की कब? 31 मार्च को। अगले साल की कब? 31 मार्च को। तो कब हुआ ये? 31 मार्च 2026। कब खत्म हुआ बेटा ये? तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया कब? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च 26 को क्या हो जाएगा? खत्म। ये समझ में आया? अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो गया है? यहां से कितने महीने में? नहीं आई आवाज? क्या करनी है अपने को? यहां से कितने महीने में क्या करनी है अपने को? तो 31 मार्च 26 से 9 महीने जाए तो क्या आ गया हमारा? 31 दिसंबर 26। तो 31 दिसंबर 26 या उसके पहले हमें क्या कर लेनी है? अपनी फर्स्ट एजीएम। ये एजीएम करने की क्या है बेटा? इस डेट या इसके पहले आपको क्या कर लेनी है? एजीएम। आप समझे? 31 दिसंबर 26 को ही करूं ये जरूरी है क्या? नहीं, मैं उसके पहले भी कभी भी क्या कर सकता हूं? एजीएम कर सकता हूं। तो मैं अगर 15 अक्टूबर 2026 को करना चाहूं कर सकता हूं? बोलो। बिल्कुल कर सकता हूं। चलो, अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है सपोज 2 जनवरी 2026 को। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? खत्म कब होगा? 31 मार्च 2000। हाँ, कब होगा बोलो? 27 को कि 26 को? 27 को। क्यों? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च, है ना? क्या लिखा है यहां पे मैंने? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। ये कौन सा ईयर है? अगर आप 31 मार्च 26 को ही कंप्लीट कर दोगे तो 3 महीने में क्या कर लोगे?
ठीक है, इतना फ्रिक्वेंटली होता नहीं है, इसलिए बोल दिया इन्होंने कि कब करना, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। अब देखो ये एक तरह से देखा जाए तो लगभग 15 महीने के अकाउंट्स बन गए आपके, कि नहीं बन गए? ठीक है, और ये 1 अप्रैल को भी चालू नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब वो ड्यूरेशन जिसके हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समझ में आया आपने को, है ना? तो ये 31 मार्च कब तक जाएगा, 27 तक। तो इसके हिसाब से एजीएम करने की लास्ट डेट क्या आई, 31 दिसंबर 27। क्या मैं 31 दिसंबर 27 को कर लूं मीटिंग? हाँ कर सकता हूं। मैं 2 दिसंबर 27 को कर लूं, बोलो। मैं 25 नवंबर 28 को कर लूं, क्यों? हाँ मेरे को इस डेट या इसके पहले मीटिंग करना। ये समझ में आया अपने को? चल, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कब हुआ बताओ? लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट कब होगा? तो इस डेट पर हो जाएगा 21 मार्च 27 को, और क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2028 क्लोज हो गया। ये समझ में आया अपने को? तो यहां हमने ये देखा कि भाई फाइनेंशियल ईयर, जल्दी से बता दो फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है मेनली? तो बट ये सब भी इसी का हिस्सा माने जाते हैं, है ना? फिर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, खत्म कब होगा? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। ठीक है, वहां से कितने महीने में क्या कर लेंगे अपने को? वेरी, उस डेट को या उसके बाद नहीं कर, इसलिए हम विद इन बोल रहे हैं। आपने बाद बोल दिया तो गलत। ठीक है, चल अब अपन सेकंड की भी डेट समझ लेते हैं, है ना? सपोज एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 11 जून 25 को। कब हुआ बेटा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन? चल, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर पहले बोला करो, है ना? 11 जून नहीं, सीधे कब स्टार्ट होगा? जो क्या है हमारी, और एंड कब होगा? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। ये ईयर कौन सा है? तो 25 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा हुआ? तो कब खत्म हो गया? 31 मार्च 26। कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे फर्स्ट क्या करनी है अपनी एजीएम, कितने मंथ्स में? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ, क्लोज कब हुआ? तो यहां से कितने महीने में करनी है? 9 मंथ्स में। तो 31 मार्च 26 से 9 मंथ्स मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर 26। तो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 26 मुझे क्या करनी है? अपनी फर्स्ट एजीएम करनी है। ये समझ में आया? 31 दिसंबर या उसके पहले मुझे क्या करनी है? अपनी फर्स्ट एजीएम। 15 नवंबर 25 को कर लूं? अरे बोलो क्यों? अरे यहां तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है और उसके बाद ही होगी, इससे 9 महीने में करनी है ना। तो अगर 15 नवंबर 25 से तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है, कैसे कर लूं? भले ये डेट इसके पहले आ रही है 15 नवंबर 25 भले ही, लेकिन 31 मार्च 26 के पहले तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। कि कर लूंगा? नहीं कर सकता, है ना? फिर मैं 10 अगस्त 27 को कर लूं? क्यों? क्योंकि मुझे कब तक करना है या उसके पहले करना है? मैं 12 अगस्त 26 को कर लूं? मैं कर सकता। क्लियर हो रहा है? ये एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिकल लाइफ में सारी डेट्स हमें ही निकालनी होती है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये सारा कैलकुलेशन हमें ही करना होता है। अगर हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हैं तो क्लाइंट को बताने की हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैक्सिमम केस में अगर आप कंपनी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो तो मतलब कंपनी ने क्या अपॉइंट नहीं कर रखा है? सीएस। उस पर सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सलाह लेते हैं सारी। तो ये आप ही को कैलकुलेट करके देना, उसको आप ही को सारी चीजें बताना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बहुत काम आता ही है। एग्जाम में
इस चैप्टर से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो। ये क्लियर हुआ अपने को? चलो अब अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट एजीएम करी है कब? 12 अगस्त 26 को, है ना? बोलो बेटा, फर्स्ट एजीएम कब कर ली हमने? 12 अगस्त 26 हमारी फर्स्ट एजीएम हो गई। अब अपने को क्या करनी है? वेरी गुड, क्या करनी है अपने को? सेकंड एजीएम। हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अब क्या स्टार्ट होगा? वेरी गुड, क्या स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? जब पहला खत्म हुआ था उसके अगले दिन। अरे 31 मार्च को हम ईयर एंड कर देते हैं और 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट भी कर देते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, मैंने उसी को बोला कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब क्या हुआ था? क्लोज, उससे नेक्स्ट डे। तो अगर मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था, कब हुआ था? तो सेकंड वाला कब चालू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 को। कब स्टार्ट हो जाएगा बेटा? हम 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और 1 अप्रैल को बैलेंस क्या हो जाता है? ड्रॉट। जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई, कुछ रहता तो वही है, कल का फिगर जो कैरी डाउन था, जो क्लोजिंग था, आज का क्या हो गया? ओपनिंग। बस हमने ये कर दिया कि इस डेट तक का हिसाब खत्म कर दिया, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नया हिसाब स्टार्ट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। ये समझ में आया आपको? तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था उसके बाद। और कब तक चलता है? वही नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। तो फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ था? 31 मार्च 26। उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब अब हो जाएगा ये अप्रैल से 31 मार्च तक। फर्स्ट वाले में पॉसिबल नहीं हो पाता, वो तभी पॉसिबल है जब 1 अप्रैल को आपकी कंपनी इनको करती है। तो 1 अप्रैल 26 को हमने स्टार्ट कर दिया और खत्म कब करेंगे? 31 मार्च 27 को। खत्म कब करेंगे बेटा? 31 मार्च 27। ये समझ में आया आपने को? चलो, अब सेकंड एजीएम की कितनी डेट्स है हमारे पास? 3 डेट्स। सेकंड एजीएम की कितनी डेट्स है हमारे पास? उन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले है तब तक एजीएम करना है। फर्स्ट डेट क्या थी? विद इन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से मई बाद नहीं है ना, 6 महीने में अपने को क्या करनी है? एजीएम। सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? तो वहां से कितने महीने? तो लास्ट डेट क्या आई मार्च के बाद? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सी डेट आई? 30 सितंबर 2027। कैसा ये डेट समझ में आ गया ना? हमने सबसे पहले सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया, वहां से कितने महीने आगे बढ़े हम? 6 महीने। क्लियर हुई है ना? तो हर साल हम फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे? क्लोज। और वहां से कितने महीने में एजीएम करेंगे? केवल पहले वाले कितने महीने में की थी? ये क्लियर हुआ अपने को? चलो, फिर क्या बोला है? विद इन फ्रॉम द। तो अब कौन सी वाली कर रहे हैं अपन? तो सेकंड के पहले कौन सी हुई थी? तो फर्स्ट से 15 महीने में, है ना? फर्स्ट से कितने महीने में? फर्स्ट वाली अपन ने कब की थी? हाँ, 12 अगस्त 26 को। तो यहां से कितने महीने में? बाद नहीं, 15 महीने में अपने को क्या कर लेनी है? सेकंड एजीएम। तो 12 अगस्त 26 से सीधे 12 अगस्त 27, आप 12 महीने आगे बढ़ जाओ। 3 महीने और आगे ले लेते हैं अपन। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना? तो एक दिन पहले ले लेना, 11 नवंबर 2027। कैसा ही समझ में आया ना? सीधे अपन उस डेट से 12 महीने पहले आगे जब कर लो, फिर 3 महीने और ऐड कर, है ना? तो 12 अगस्त 2026 से हम कितने महीने आगे बढ़े? तो कौन सी डेट आ गई? 11 नवंबर 2027। ये हमारी कौन सी डेट हो गई? सेकंड डेट। 3 डेट में से फिर बोला है हर कैलेंडर ईयर में एक डेट करना है। अब ये कौन सा कैलेंडर ईयर है? 27।
कौन सा कैलेंडर ईयर है? पहली वाली एजीएम कब हुई थी? मतलब 26 वाले कैलेंडर ईयर में तो कर ली ना हमने, नहीं समझे? पहली वाली एजीएम कब हुई? 12 अगस्त 26, तो 26 वाले कैलेंडर ईयर में हो गई ना। अब कब करनी है अपने को? अगले कैलेंडर ईयर में। तो अगला कैलेंडर कौन सा है? 27। तो 27 की लास्ट डेट क्या है? तो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 27। अब 3 डेट हो गई। एक बोल रही है कब करो, या उसके पहले। दूसरा क्या बोल रहा है? या उसके पहले। तीसरा क्या बोल रहा है? प्रोविजन क्या बोल रहे हैं? तीनों में से जो भी पहले आती हो तब तक कर लो। तो इन तीनों में से पहले कौन सी डेट आ रही है? तो मैं 30 सितंबर 2027 मेरी एजीएम करने की क्या हो गई? इस डेट या इसके पहले मुझे करना है। तो मैं 25 जून 27 को कर सकता हूं, मैं 30 सितंबर 27 को कर सकता हूं, मैं 5 नवंबर 27 को कर सकता हूं। अगर मैंने 5 नवंबर 27 को मीटिंग की तो क्या ये प्रोविजन कंप्लाई हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। ये क्या बोल रहा था? या उसके पहले करना है? ये कंप्लाई हो जाएगा? क्या ये कंप्लाई हो जाएगा? क्या ये कंप्लाई हो जाएगा? तो मुझे तो तीनों कंप्लाई करना है ना। इसलिए अच्छा, सेक्शन में नहीं लिखा है कि तीनों में से जो पहला आएगा तब करना है। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मुझे कंप्लाई तीनों प्रोविजन करने हैं। तो अगर मैं कब करता हूं? तो 11 नवंबर के पहले हाँ हो गई, 31 दिसंबर के पहले हाँ हो गई, लेकिन ये प्रोविजन पूरा मान जाए। तो सेक्शन में नहीं लिखा है कि तीनों डेट में से जो डेट पहले आती है तब करो। ये इंटरप्रिटेशन कि अगर मुझे तीनों प्रोविजन क्या करने हैं? कंप्लाई, तो कोई ऑप्शन नहीं, तीनों में से जो पहले आएगी तभी तक कर, अदरवाइज में नहीं कर सकता। ये समझ में आया आपने को? चलो फिर क्या मैं 31 दिसंबर 27 तक कर लूं? 31 दिसंबर 27 तक करी तो ये प्रोविजन तो ये भी पूरा मान जाएगा और ये भी पूरा। हमें पूरा किसी को नहीं मनवाना है। ये समझ में आया? तो हम ये 2 डेट दिख रही है इनमें से जब अपन कर सकते हैं। तो चलो हम सेकंड एजीएम कर लेते हैं। कब? 25 जून 2027 सेकंड एजीएम कर लेते हैं। कब बेटा? 25 जून 2027 सेकंड एजीएम हो गई। सेकंड फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया। अब क्या स्टार्ट होगा? वेरी गुड। क्या स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? बिना देखे बोलना। खत्म हुआ था उसके अगले दिन। वेरी गुड। सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? तो फिर थर्ड वाला कब स्टार्ट हो जाएगा? कब खत्म होगा? वेरी गुड। ये समझ में आया आप लोगों को? अब हमारे पास अगेन कितनी डेट हो गई? क्योंकि सेकंड और बाद की सारी एजीएम के लिए 3 डेट है हमारे पास, तो हमारे पास 3 डेट हो गई। पहली डेट क्या बोल रही है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में करो? कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? थर्ड फाइनेंशियल ईयर है। तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? यहां से कितने महीने? तो 6 महीने कब आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कौन सी सितंबर आई? तो 30 सितंबर 28 या उसके पहले मुझे क्या कर लेनी है? एजीएम, थर्ड एजीएम कर लेनी है। समझ में आए? चल फिर अब कौन सी एजीएम करूंगा मैं? तो प्रोविजन क्या है कि 2 एजीएम के बीच में, तो अब थर्ड के पहले कौन सी हुई थी? तो सेकंड से कितने महीने में कौन सी करनी है? वेरी गुड। सेकंड कब हुई थी? 25 जून 2027 को। कब हुई थी बेटा? तो यहां से कितने महीने में? तो 25 जून 27 से मैं सीधे 12 महीने आगे बढ़ू तो क्या आया? 25 जून 28। फिर इसमें 3 महीने और प्लस कर लूं तो 15 आ जाएगा, है ना? तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक दिन यहां से पहले लूंगा, 24 सितंबर 28। समझ में आया अपने को? है ना? तो 15 महीने में करना है। तो 25 जून 25 से हम आगे बढ़े 15 महीने, तो कौन सी डेट आ गई? 24 सितंबर 28। ये समझ में आया? फिर तीसरा क्या बोलता है? हर कैलेंडर ईयर में करना है। तो हर कैलेंडर ईयर में करना है, तो कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है? क्योंकि सेकंड वाली कब हुई थी? 25 जून
27 को कब हुई थी बेटा? 27 को हुई थी, तो 27 वाले कैलेंडर ईयर हो गया। अब कौन सा कैलेंडर ईयर है? 28 वाला। कौन सा कैलेंडर ईयर है बेटा? तो अगली मीटिंग कब होगी? 28 वाले कैलेंडर ईयर। 28 वाला कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2028 को। खत्म कब होगा? इसके बीच में कभी भी कर लो। जल्दी से जल्दी कब कर सकता हूं? 1 जनवरी 28। लेट ऑफ लेट कब कर सकता हूं? पर तो लास्ट डेट ही ले रहे। तो अगेन मेरे पास कितनी डेट है? 3। पहली डेट क्या बोल रही है? 28 या उसके पहले करो। 30 सितंबर मत बोलो। कब करो पहले? दूसरा क्या बोल रहा है? तीसरा क्या बोल रहा है? या उसके पहले कर लो। ये समझ में आया अपने को? तो क्या मैं 30 सितंबर 28 को कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि 30 सितंबर 28 को किया तो ये तो कंप्लाई हो जाएगा, ये कंप्लाई नहीं हो पाता, ये भी हो जाएगा। फिर मैं 24 सितंबर 28 को कर लो, ये भी कंप्लाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मैं 30 मई 28 को कर सकता हूं, उसमें भी तीनों कंप्लाई। मैं 30 जून 28 को कर सकता हूं, उसमें भी तीनों क्या हो रहे हैं? क्लियर हुआ ये? बोलो बेटा। चलो अब मान लो हमने 24 सितंबर 28 को ही क्या की है? अपनी थर्ड एज। निकालो फोर्थ की डेट फटाफट से। चलो फोर्थ और मैं करा देता हूं, फिर तो आप घर से करके निकाल के लेकर है ना। अब क्या स्टार्ट होगा हमारा? फोर्थ फाइनेंशियल। कब स्टार्ट होगा? थर्ड खत्म हुआ था उसके अगले। थर्ड कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 28 को। तो ये कब चालू हो जाएगा? तब तक चलेगा। फिर कितनी डेट आई? 3 डेट है। तो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में करना है? 6 महीने में। फोर्थ फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? तो वहां से 6 महीने मतलब क्या आ गया? ये डेट तो हमेशा 30 सितंबर ही आनी है, ये डेट भी हमेशा 31 दिसंबर ही आनी है, केवल ये चेंज होगी। ठीक है, तो हमने एजीएम कब की थी पिछली वाली? तो यहां से कितने महीने आगे बढ़ना है? 15 महीने। तो 24 सितंबर 28 से 12 महीने आगे बढ़े तो 24 सितंबर 29 हो गया। 3 महीने और आगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कौन सी डेट आ गई? हमेशा से एक दिन पहले की डेट ले। ये समझ में आया अपने को? बोलो। चलो अब हमने फोर्थ एजीएम की है कब? तो आप फिफ्थ की डेट निकाल के लाओगे। ठीक है, कौन सी डेट निकाल के लाओगे? फिफ्थ वाली डेट आप निकाल के लाओगे। क्लियर हुआ ये? कर लेंगे इसको। चलो एजीएम स्टार्ट करते हैं।